ऑफिसर भी नहीं हूँ। मैं ऑफिसर कैडर में ज़रूर हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि जी गजटेड ऑफिसर हैं जो 18वें ग्रेड का ऑफिसर है, मैं उस तरह नहीं हूँ। थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना कि जी सब कुछ तो गवर्नमेंट की तरह चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट है नहीं, तो है ऐसा ही। जैसा कि जिस टाइम हमारे गवर्नर हैं जमील साहब, वो भी स्टेट बैंक के ही एम्प्लॉई, वो भी मेरी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर थे, फिर डिप्टी डायरेक्टर बने, फिर जॉइंट डायरेक्टर बने, आहिस्ता 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 जाते गए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए, जहाँ तक वो जा सक रहे हैं। उसके बाद की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट करती है, डिप्टी गवर्नर और गवर्नर गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं, वरना सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो प्राइवेट। सर नहीं सर, प्राइवेट। हाँ, होल्डिंग क्या पता आर्मी की शेयर होल्डिंग, आर्मी डायरेक्ट नहीं, क्या पता किसी की शेयर होल्डिंग हो, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग नहीं होगी, प्राइवेट शायद हो सकती है उससे। नहीं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये रुपये जारी करता है, पैसे जारी करता है, अगर ये प्राइवेट हो तो ये कैसे कर सकता है? क्योंकि बाय एक्ट उसको स्टेट SBP एक्ट 1956 ने उसको ये इख्तियार दिया है कि वो ये काम करेगा। आप ये इख्तियार स्टेट बैंक से लेके आपको गुजरात वजीराबाद को दे दें, कटलरी एसोसिएशन को दे दें, कल से पैसे आप छापने शुरू कर देंगे, हमारा इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। कोई भी छाप सकता है, हम सिर्फ इसलिए छाप रहे हैं क्योंकि हमें इख्तियार दिया गया है कि हम छाप सकते, वरना हम भी नहीं छाप सकते। कोई और सवाल सर, वरना मैं आगे चलूँ। ये इशूज़ है जी, टैक्स फाइलिंग हम नहीं करते, और किसी से पैसे लेना क्विक एंड इजी एक्सेस टू इनफॉर्मल फाइनेंस, कि किसी से पैसे लेना आसान है, बजाय कि बैंक जाके हमें एक लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई करनी पड़े। अगर बैंक से लेते हैं तो टाइम पीरियड तो हर केस के अलग अलग टाइम पीरियड होता है, किसी का 30 दिन होगा, किसी का 15 दिन होगा, किसी का 2 महीने होगा मैक्सिमम, जिसके अंदर आपको कर्जा मिलना ही मिलना, इस तरह टाइम पीरियड में। इस स्कीम में पहले मैं बता रहा था SMEs की, उसमें आप ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस किस चीज़ में कर्जा ले सकते हैं, जिनके अंदर आपको कटलरी और स्टेनलेस स्टील और यूटेंसिल्स नज़र आ रहे होंगे, राइस हस्किंग, फिशरीज, कॉटन के लिए काम करना हो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हो, स्पोर्ट्स गुड्स, पावर लूम्स, मार्बल, ग्रेनाइट, फर्नीचर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, डेयरी, लाइफ स्टॉक, इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरी आइटम्स, किसी भी किस्म का काम हो। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें शामिल है, लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ शो की गई, तो आप किसी भी चीज़ में जो भी आप काम करना चाहते हो उसमें ये ले सकते हैं। ये स्कीम है जी ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली, यहाँ पे कोई खातून मौजूद नहीं है, तो मैं आपकी इजाज़त से इसको स्किप करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक मोटी मोटी बता देता हूँ इसमें है क्या। जो बिजनेसेस रजिस्टर्स हैं ख़वातीन के लिए, उन बिजनेसेस के ऊपर जो मार्कअप रेट है वो और भी कम है, उसका 6% है SMEs का, इसका 5% है। कोई भी खातून के नाम पे बिज़नेस रजिस्टर हो, वो किसी भी काम के लिए सेम कर्जा 5% पे ले सकता है। इसमें यह है कि टाइम पीरियड उसका 10 साल था, इसका 5 साल है। इसमें कर्जे की मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50 लाख रुपए तक है। कोई भी न्यू बिज़नेस चल सकता है, पुराने बिज़नेस के ऊपर भी ले सकते हैं। और रिस्क शेयरिंग है, रिस्क शेयरिंग में ये होता है कि अगर बैंक ने आपको 1 लाख रुपया कर्जा दिया है, लाख का लाख ही आपने वापस नहीं किया, जो कि हमारी रुझान हमारा ये था, हमारा दिल नहीं करता कर्जे वापस करने पे, तो उसके अंदर से जो 60,000 रुपये होंगे उसकी कवरेज स्टेट बैंक कर रहा होता है कि अगर बैंक को 1 रुपया भी बंदे से वापस नहीं मिला लाख रुपया देने के बाद, तो उसमें से 60,000 रुपये स्टेट बैंक उस बैंक को दे रहा होता है कि ये आपने हमारे कहने पे कर्जा दिया था, तो ये आपको पूरा ही लॉस हो गया, तो हम उसका 60% कवरेज करते हैं। ये ख़वातीन के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं रीफाइनेंस स्कीम फॉर वर्किंग कैपिटल, कि आप पहले से काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको काम करने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो उसके अंदर क्या स्कीम है? स्कीम है जी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को चलाने के लिए। फाइनेंसिंग अमाउंट है, स्मॉल एंटरप्राइज होगी तो 25 मिलियन तक कर्जा मिल सकता है आपको, और मीडियम एंटरप्राइज है तो 50 मिलियन तक, 2.5 करोड़ छोटी को और 5 करोड़ मीडियम एंटरप्राइज को। एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल स्मॉल एंटरप्राइजेस एज़ पर डेफिनेशन और मीडियम एंटरप्राइजेस एज़ पर डेफिनेशन है। ये चूँकि चेंज हो चुकी है तो प्रेजेंटेशन में चेंज नहीं की गई,
बहरहाल एज़ पर डेफिनेशन जो SE और ME है उनके लिए कर्जा अवेलेबल है। टारगेट सेगमेंट इसका क्या है? IT, फर्नीचर, सर्जिकल गुड्स, डेट्स प्रोसेसिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर इंडस्ट्री, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। 1 साल के लिए कर्जा होता है, चूँकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये ऑन गोइंग बेसिस पे होता है। आप जिस भी चीज़ में डाल रहे हैं पैसे आपने वर्किंग कैपिटल के साथ साथ वापस आते रहते हैं, तो कर्जा रोटेशन बेसिस पे 1 साल के लिए है। इसका भी रेट 6% है। जी सर। मेरा क्वेश्चन है, कंपनी की नेट वर्थ है 500 रुपये 50 मिलियन 50 मिलियन, ठीक है। एक कंपनी की वो जो उसकी वर्थ है विद एसेट्स है जो भी उसका सारा कुछ है, अगर उसको हम वैल्यूएट करते हैं 50 मिलियन की होती है और वो लोन अप्लाई करता है 50 मिलियन का, स्टेट बैंक उसके ऊपर क्या क्राइटेरिया है? जो आपकी नेटवर्थ है ना, वो स्टेट बैंक ने नहीं देखनी होती, ना ही उस बैंक ने देखनी होती है जिससे आप कर्जा अप्लाई कर रहे हैं। उसमें होता ये है कि वो जो आपकी नेटवर्थ है वो एज अ कोलेटरल, वो बैंक जैसे कहते हैं जी मैं कर्जा लेने गया तो बैंक ने मुझे कहा जी अपनी फैक्ट्री का कागज़ मेरे पास जमा कराओ, मॉर्गेज तो फिर मॉर्गेज कह ले, कोलेटरल हम आम अल्फाज में कहते हैं, तो वो रखता है, वो उसके लिए काम आता है। इस चीज़ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपको अंडर किस स्कीम कर्जा मिलेगा या कितना कर्जा मिलेगा, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, बात मेरे अंदर ये आ गई 50 मिलियन की मिसाल के ऊपर मॉर्गेज दी, जी। प्राइवेट बैंक जो है उसको 40% 45% जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेते हैं, रेजिडेंशियल को 60% तक लेते हैं, तो स्टेट बैंक का इसके ऊपर क्या कानून है, ये बात है? स्टेट बैंक का अपना कोई कानून नहीं, ये जिस बैंक से आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी पॉलिसी होती है। कमर्शियल बैंक ये जो पैसे आप ले रहे हैं ये मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, जी, ये कर्जा आपने लेना किसी बैंक से ही है। जो सिर्फ फ़र्क ये होगा कि ये कर्जा चूँकि स्टेट बैंक की स्कीम के अंदर लिया गया है, जब बैंक आपको स्कीम में कर्जा देता है तो कहता है जी, आपका नाम सॉरी क्या है? अंसर अंसर साहब ने आपकी बताई हुई स्कीम में 6% पे कर्जा ले लिया, 1 करोड़ रुपये। अब आप मुझे 1 करोड़ रुपये दे दें जो मैंने अंसर साहब को दी। इन स्कीमों के आगे नाम आपको पता, रीफाइनेंस क्यों बार बार आ रहा है? री का वर्ड ऐड किया गया है कि मैं आपको फाइनेंस नहीं दे रहा, रीफाइनेंस दे रहा। बैंक ने आपको दे दिया फाइनेंस, फिर बैंक मेरे पास आया कि मैंने आपके कहने पे इसको पैसे दिए, आप मुझे पैसे दें, तो मैं उसको रीफाइनेंस कर रहा हूँ। ये स्कीमों का मकसद ये है कि डायरेक्ट स्टेट बैंक, क्योंकि आपको पता है कस्टमर से डील नहीं करता, हमारी कोई भी इंस्टीट्यूट, हम सिर्फ गवर्नमेंट चेक्स को या आर्मी के अकाउंट्स को या गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको डील करते हैं, आम लोगों से या इंडस्ट्री से डील नहीं करते। हमारे पास कोई अकाउंट्स नहीं है, हम थ्रू कमर्शियल बैंक से आपसे डील कर रहे होते हैं। तो जो कुछ भी आपने लेना होगा वो अभी भी आपको अपने कमर्शियल बैंक से ही लेना पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जो खुद से वो आपको 25% 30% पे दे रहा है, वो सीधा उठ के हमारी स्कीम में आने के बाद 6% या 5% पे जो भी स्कीम होगी आ जाएगी। कल ही मेरे पास एक क्यूरी आई थी, हाफजाबाद की एक बड़ी पार्टी है कि जी हमें बैंक ने ऑफ़र किया है, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट्स आपको पता है लिंक कर दिए गए हैं विद कायबर, कि अगर इस टाइम पॉलिसी रेट 21% चल रहा है तो उससे 3% कम के ऊपर एक्सपोर्ट का कर्जा होगा। पहले वो 5 या 6% इसी तरह था, लेकिन जितनी इन्फ्लेशन हुई है इस साल और जो पिछले 1-2 सालों में गवर्नमेंट की कंडीशन रही है, उसमें उसको लिंक कर दिया गया उससे। अब वो उससे 3% कम होता है, जैसे वो 21% है तो ये 18% पे होगा एक्सपोर्ट रीफाइनेंस। तो कल मुझे कॉल आई थी एक बड़े एक्सपोर्टर की कि सर मुझे 4 अरब रुपए चाहिए। बैंक मुझे कह रहा है कि स्टेट बैंक की स्कीम में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, आप मेरे से ले लें या स्टेट बैंक से ले लें, एक ही बात है। तो क्या ऐसा है वाकई? मैंने भी हिसाब किया है, वो बंदे ने जो मुझे कहा, मैं भी हिसाब किया है पंजाबी में, तो कोई खास फर्क नहीं है। तो फिर बैंक को लेना सौखा, उन्हें क्या मैंने अज क्या है कि तुम सर मैंने कहो तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते के विच 4 अरब रुपया दे देंगे। अब उनको मैंने बताया कि सर वो आपको किस परसेंटेज पे दे रहा है, तो कहते जी मैंने कहता ही 2%। 2% सिर्फ 2 नहीं, 2 कायबर जमा 2, मतलब 21 जमा 2 23%। मैं कहा सर 21 जमा 2 23% हो गया, हम दे रहे हैं 18%, कितना फ़र्क पड़ा? 5%। आप कर्ज़ा लेना चाहते हैं 4 अरब रुपए का,
4 अरब रुपए कर्ज़ा लेने का मतलब है 1 साल के अंदर 5 चौका 20 करोड़ रुपए का फ़र्क है 1 साल के अंदर। अगर आप 20 करोड़ रुपए बचाना चाहते हैं तो 1 हफ़्ता ज़्यादा लगेगा, आप मेरी स्कीम में अप्लाई कर लें। लेकिन अगर आप 20 करोड़ रुपए नहीं बचाना चाहते और आपको अर्जेंट ही कर्जा चाहिए तो आपकी मर्ज़ी है, उसमें मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। आप ज़रूर दूसरा लें अगर आपको बहुत जल्दी है और आपको 20 करोड़ रुपए से फ़र्क नहीं पड़ता 4 अरब के पीछे, तो आप ले लें। लेकिन ऐसा जब ये पता चलता है उसको कि ये तो 20 करोड़ रुपए का फ़र्क निकल रहा है, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ये तो बहुत बड़ा फ़र्क है। फिर उनको कहा कि सर यही फ़र्क है जो बैंक नहीं बताते, असल फ़र्क यही है। तो जो आप अक्सर आप भी बैंक में अगर जाते होंगे तो ये कहेगा सर एक ही गल है, कोई फ़र्क नहीं पैदा, फ़र्क बहुत बड़ा पड़ता है। शायद कोई 1-2 लाख रुपए 5-10 लाख रुपए में आपको 5-10 हज़ार रुपये छोटे लगते हों, लेकिन अगर आप उनकी परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज के हिसाब से एक अच्छी खासी परसेंटेज बन जाती है। अगली स्कीम है जी स्पेशल पर्सनस के लिए, जो कुछ डिसेबल्ड हजरात, कोई हमारे साथी अपना कोई कारोबार जो उनके नाम पे रजिस्टर हो, जैसे पिछली स्कीम थी ख़वातीन के लिए जो रजिस्टर थी, ये है स्पेशल पर्सनस के लिए। अगर उनके नाम पे कोई रजिस्टर हो तो इसमें उनको 15 लाख रुपए तक का कर्ज़ा मिलता है 5 साल के लिए, और इसका भी रेट ख़वातीन वाली स्कीम की तरह 5% है। कोई और डिफरेंट ख़ास चीज़ नहीं है जो मैं अलग से बताऊँ, बस ये स्कीम पता होनी चाहिए। अगर वो किसी खातून के नाम पे या स्पेशल पर्सन के नाम पे रजिस्टर है तो उनकी रेशो 5% है। ये है जी FF स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसमें हम क्या करते हैं जी, इससे हमने 2 स्कीमें, इसके बाद भी इसमें एक चीज़ ऐड की हमने बैंक्स के लिए, लेकिन अभी तक उसका हमें कोई रीज़नेबल आउटपुट गुजरांवाला रीजन में नहीं मिला सिवाय हाफिज़ाबाद के। इसमें हम क्या करते हैं जी, कोई भी गोदाम बनाना हो आपने, कोई कोल्ड स्टोरेज हाउस बनाना हो, कोई वेयर हाउस बनाना हो जिसमें आप ज़राअत से रिलेटेड, फार्मिंग या नॉन फार्मिंग, लेकिन वो चीज़ें चूँकि फार्मिंग इंडस्ट्री में कर्ज़े आ रहे होते हैं, फार्मिंग लोन्स और नॉन फार्मिंग लोन्स जो अंडर फॉल करते हैं एग्री में, उसके अंदर आप ये कर्ज़े ले सकते हैं गोदाम बनाने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए। इनकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है। ये कर्ज़ा आप ले सकते हैं जी, अगर एक सिंगल कमर्शियल प्रोजेक्ट होगा तो 50 करोड़ रुपए तक ले सकते हैं, और एक सिंगल SME प्रोजेक्ट को 20 करोड़ रुपये मिलते हैं। ये कर्ज़ा मिलता है 10 साल के लिए, 6 महीने का ग्रेस पीरियड है। बाकी सारी कंडीशंस सब स्कीम्स की ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, किसी में कोई डिफरेंस है तो वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं। इस स्कीम के अंदर जो रेट ऑफ रीफाइनेंस और बैंक स्प्रेड है आप उसको छोड़ दें, आपका सिर्फ ताल्लुक होता है एंड यूज़र रेट से कि आखिर में हमें क्या पड़ता है, तो आपके ऊपर आपके लिए 6% ही है। बाकी जो पहले से लिखी हैं रेट ऑफ रीफाइनेंस, और वो स्टेट बैंक और बैंक का आपस में मुआहदा होता है कि स्टेट बैंक उनको किस परसेंटेज के ऊपर कर्जा खुद से देगा, तो आपके लिए 6% ही रहेगा थ्रू आउट द स्कीम, 10 साल के लिए, जितनी देर के लिए आप कर्जा ले लेते हैं वो रहेगा। इसके अंदर आपने शायद सुना हो पिछले 1 साल के अंदर EWRF इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग एक चीज़ बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से ख़ास तौर पे सामने आई होगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर कोशिश की है। उसमें ये किया गया है कि जो लोगों के पास गोदाम हैं या जो इस स्कीम के अंदर गोदाम बनाए हुए हैं जिन्होंने, या जिनके पास खुद से पहले से गोदाम है, मार्केट में नॉर्मली होता ये है कि चावल की फसल आई तो आपका रेट वो चावल मुंजी का रेट चल रहा है जी 2800 रुपये। अब आपके पास कोई जगह नहीं है उसको स्टोर करने के लिए, मैंने कहा यार अगर मैं 1 महीना इसको कहीं संभाल लूँगा या 2 महीने संभाल लूँ तो रेट मुझे पता चला जाना 6000 रुपये। तो चूँकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं मजबूर हूँ बेचने के लिए, तो मैं 2800 रुपये की सेल कर रहा हूँ। लेकिन अगर 2 महीने के लिए मैं उसको कहीं रख सकता, किसी का गोदाम होता, तो मैं उधर 6000 रुपये फी हिसाब से भी बेच सकता था 2 महीने बाद। तो उसमें इस स्कीम का फ़ायदा ये है कि जिनके पास गोदाम हैं उन गोदाम की एक हुकूमत ने कंपनी बनवाई है, एग्जैक्ट नाम तो मेरे जहन में नहीं है, NCMCA करके कोई एक कंपनी बनी, नेमत कोलेटरल मैनेजमेंट कंपनी एक बनी है NCMC।
वो क्या करती है जी, वो आपके गोदाम को एक्रेडिट कर देती है। मतलब कि आपने अनसब साहब ने गोदाम अपना बनाया हुआ है, ये NCMC से जाते हैं, उसे कहते हैं जी मेरी एक्रेडिशन कर दो, तो NCMC इसका गोदाम चेक करता है, जी गोदाम क्या अच्छा बना हुआ है, तो उसकी बेस पे इसको एक्रेडिशन दे देते हैं। अब अनसब साहब क्या करेंगे जी, वो इलाके में पता चलेगा कि अनसब साहब के पास गोदाम मौजूद है, वो अपनी मुंजी या कोई भी फसल अनसब साहब के पास रखवाने आज मैं चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ अनसब साहब ये मेरी 500 बोरी है चावल या 500 बोरी अपने पास रखें। अनसब साहब मेरी 500 बोरी रख लेते हैं अपने पास, और किराया फ़ी बोरी जो भी डिसाइड होता है, 1 रुपये या 2 रुपये फ़ी दिन के हिसाब से बोरी किराया डिसाइड होता है। अब मैंने तो अपना सारा माल इनको दे दिया, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो अपनी अगली फसल भी लगानी है। तो अगली फसल लगाने के लिए ये स्कीम है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया था कि आप अनसब साहब मुझे एक रसीद देंगे जी, कासिम की 500 बोरी मेरे पास पड़ी है जिसकी तकरीबन मालियत 5 लाख रुपए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो मैं वो 5 लाख रुपए की रसीद, सिर्फ एक रसीद है, मैं वो रसीद लेके जाऊंगा किसी भी बैंक में, बैंक ऑफ पंजाब में, किसी बैंक में, कि ये मैं 5 लाख रुपए मेरे पास, जैसे समझ लें गाड़ी है या घर है, ये मेरे पास 5 लाख रुपए मालियत की रसीद मौजूद है, मुझे इसकी बेस पे आप कर्ज़ा दें। वो आपको इसकी बेस पे कर्ज़ा देगा, आपको 4 लाख रुपए चाहिए, 3 लाख चाहिए, कुछ परसेंट मतलब 75% या 80% वो कर्ज़ा देता है। वो 4 लाख रुपए मुझे कर्ज़ा दे देता है, मैं उस 4 लाख से अपना काम चला लेता हूँ, जो 1 या 2 महीने के लिए था। 2 महीने बाद मैं जब रेट बढ़ जाता है मार्केट में, तो मैं वही 2800 रुपये जो मैंने सेव कराई थी, जो मेरी उस टाइम वैल्यू 5 लाख रुपए थी, आज उसकी 2 महीने बाद वैल्यू है 13 लाख रुपए, डबल से भी ज़्यादा होगी। तो मैं वो उस टाइम अच्छे रेट पे अपनी चीज़ बेच लेता हूँ, जिसका मुझे फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अनसब साहब को फ़ायदा, उनका गोदाम पूरे का पूरा इस्तेमाल हो गया, आम हालात में नहीं होते इस्तेमाल, उनका पूरा गोदाम इस्तेमाल हो गया, उनको पैसे मिल गए, मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा है, मुझे भी इन्वेस्टमेंट के पैसे मिल गए। बैंक को फ़ायदा है, बैंक ने कहा जी जो मैंने इनको कर्ज़ा दिया था उसके अगेंस्ट मेरी जो परसेंटेज थी वो मैंने उनसे वसूल कर लिया। ओवरऑल मार्केट इकोनॉमी ऐसी डेवलप होती है फ़ायदे से, तो ये एक अच्छी स्कीम है। इसके अंदर गुजरांवाला में सिर्फ अभी तक हाफिज़ाबाद में आपको पता होगा जो है हसन कॉरपोरेशन वाले, उनके पास ही गोदाम है, NCMC से क्रेडिट एक गोदाम है उनके पास, तो वहाँ पे ये काम शुरू हो चुका है। गुजरांवाला में कामों के पास एक रिक्वेस्ट एक्रेडिशन के लिए गई हुई है। हमारी कोशिश यही है कि कोई भी कारोबारी, क्योंकि ये कोई ऐसा गोदाम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोगों में से भी कोई भी ये गोदाम बना सकता है, और हम आपको 50 करोड़ रुपए कर्जे देने के लिए बैठे हुए हैं। आप हमसे कर्जा लें, बनाएं, जो बनाएगा उसका फ़ायदा ही फ़ायदा। अच्छा साहब कोई सवाल है आपका? गोदाम की कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो है आपके पास है, और रसीद के ऊपर भी अवेलेबल है। जी बिल्कुल। दोनों साइकिल कंप्लीट और गवर्नमेंट इसे लीगल भी तो नहीं ना रहती, ये स्टॉक जो किया आपका नहीं, जब आपका क्रेडिट स्टॉक जो, हाँ ये इसमें 2 फ़र्क है। जो आपको लीगल नहीं ना कहती, जो 25 बोरी फ़ी बंदे वाली बात है, वो प्राइवेट लोगों के लिए, आम बंदे के लिए, गोदाम के लिए नहीं है। गोदाम तो फिर सारे भरे पड़े हैं, गवर्नमेंट सबको क्यों नहीं पकड़ लेती, क्योंकि वो अपने क्रेडिटेड गोदाम होते हैं, अपने ही गोदाम होते हैं। जो ये DC और आपने सुना होगा AC ने छापा मारा जी, DC ने छापा मारा, उसकी बोरियाँ 4000 बोरी उठा के ले गए, वो आम लोगों की उठाई जाती है, गोदामों की कभी भी नहीं उठाई जाती, जो रजिस्टर्ड होता है उसकी कभी नहीं उठती। तो ये जो इशू है वो ये है। जनरल एक चीज़, ये जो 50 करोड़ आप कह रहे हैं, इसके लिए उनको लैंड होनी ज़रूरी है या किस चीज़ बेस के ऊपर ये लोन मिले? जिस जगह पे आपने वो बनाना है गोदाम, उसकी कागजात वो ले लेते हैं। गोदाम बनाने के लिए बिल्कुल ज़ाहिर बात, थोड़ी सी जगह तो चाहिए होती है, फिर स्टोरेज के लिए चाहिए, फिर ट्रकों ने आना है, प्रॉपर पाथवे बना होता है आम तौर पे। और चूँकि जो चीज़ बन रही होती है ना, वो भी बैंक अपने कोलेटरल में साथ उसके ऊपर हाइपोथिकेट करके रखता है कि जो भी बना उसके ऊपर उसका पहला पारी पासू कहते हैं हम, पहला चार्ज बैंक ने क्रिएट कराया होता है। आपका सिर्फ ये है कि आपने कर्ज़ा लिया और कर्ज़ा वापस कर, बाकी सारा काम अगर आप कर्ज़ा वापस कर रहे हो तो बैंक का कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आया कि अच्छा, जो अगर ये चलेगा, अभी एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ये जो लोग जिन्स लेते हैं, जिन्स रख लेते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 2 माह की या 3 माह की कर्जा लेते हैं, वो आप 50 करोड़ रुपये जिन्स रख लेते हैं, उसको खसारा हो जाता है। इस पर आपका मैं क्या कहना है? सर बैंक ने जो कर्ज़ा दिया, बैंक ने तो पैसे वापस लेना है, बैंक को इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप सारा होता है फ़ायदा होता है।
जब आपको फ़ायदा हो रहा है तब बैंक आपको क्या कह रहा है कि यार मैंने 500 रुपया और दे के जा, फिर नहीं वो कह रहा। बैंक कैसे वसूल करेगा उससे पैसे? अगर सर बैंक जो 50 आपने करोड़ हाइपोथिकेट किया हुआ है ठीक है। भैया, जो आपने बिल्डिंग, पहले तो ज़मीन थी, ज़मीन तो आपकी थी ना, बैंक ने उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर लिया। उसके बाद जो सारी कंस्ट्रक्शन हुई है कर्जे से, उसके ऊपर भी बैंक ने चार्ज क्रिएट कर लिया। तो जो जगह पहले बनने से पहले 50 फर्ज करें 40 करोड़ की थी, वो ये बनने के बाद पूरा स्ट्रक्चर जो है ये 70-80 करोड़ का हो चुका है। जब भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी होती है, जैसे कि आपको पता होगा जी, राहवाली में स्टेट बैंक की बिल्डिंग बनी है। जिस दिन स्टेट बैंक की बिल्डिंग वहाँ बननी शुरू हो गई, उस दिन उसके आसपास की सारी प्रॉपर्टियाँ 10-20 लाख रुपए फी मरला महंगी हो जाएंगी। जिस जगह गोदाम बनना शुरू हो गया, उसके आसपास की जगह ऑटोमेटिक महंगी हो जाएगी। हमारा ट्रेंड पाकिस्तान में यही है। तो ये चीज़ चल रही होती है, वो ऑटोमेटिक एक तो जगह महंगी हो जाएगी। आपको क्या नुकसान? आप कहते हैं जी यार मैंने तो कोई नुकसान ही नहीं सी, मैं तो बैंक को 50 करोड़ लिया है, डूब गया तो मैं ही करा, तो कोई नुकसान नहीं। नुकसान आपको है कि जो जगह आपने ली है पहले, जगह तो आपकी थी, जगह तो गई है। हमारा असल में पाकिस्तान में एक SMEs को पैसे ना देने का ट्रेंड भी क्यों डेवलप हुआ है? तो मैंने खुद कुछ मीटिंग में मैं गया हूँ जिसमें मैंने देखा है, जिसमें हमारे कारोबारी हजरात ने, बैंकर्स भी थे साथ, सीनियर मैनेजमेंट होती है, उन्होंने उनको मुंह पे कह दिया कि ले के बहा दे, वापस ले के दिखा दो। और ऐसा होता भी है, जो अपने इलाके में नंबरदार जागीरदार है, आप क्या उसके घर जा सकते हैं पैसे लेने? नहीं जा सकते। तो प्रॉब्लम भी इसी वजह से, इसको रिस्की फाइनेंसिंग उन्होंने क्यों डिक्लेयर किया? क्यों नहीं देना चाहते पैसे? इसलिए नहीं देना चाहते कि वो वापस करने में तंग करते हैं। हमारे एग्री फाइनेंसिंग 20-20, 30-30 साल से जो डूबी हुई थी, वो क्यों डूब रही थी? कि जब कर्जा चाहिए जो फसल के लिए, वो कर्जा बच्चों की शादियों पे लग जाता है, तो फसल पे क्या करें? तो इसमें बैंकर अब क्या करें बेचारे? अभी तो पैसे वापस लेने हैं। जो हम आहिस्ता 17% से वापस 5% पे आ गए, उसमें हम अब खुद शामिल हैं। सर आप बता रहे हैं 23% जो है ना, वो आप चार्ज कर रहा है बैंक, जो हमने पे करना है 6% किस पे चार्ज करना है? कैसे 18+ होगा या कैसे? ये थोड़ा सा नहीं, जो 6% मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको 6% ही लगेगा, टोटल 6% टोटल 6% है। जो बीच के पैसे हैं, फ़र्क जितना है वो हम देंगे। ओके। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी को माफ़ हो जाता है, वो गवर्नमेंट पे कर रही होती है, स्टेट बैंक पे कर रहा होता है, माफ़ नहीं होता। हमने टोटल सर आपका ताल्लुक है अपने 6% से। जब भी आपने बैंक में जाना है, उससे ये कहना है यार मैं, लेकिन मसला वही है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अगर मैं इधर, हमारे जितने साथी बैठे हैं, अगर मैं भी उठ के पूछ लूँ कि आप में से कितनों की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, तो मेरा ख्याल है 1 या 2 बंदा मैक्सिमम होगा, शायद 3-4 हो जाए जो पुराने लोग हैं। नए लोगों में से मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी ऐसा होगा जो बाकायदा रजिस्टर्ड होगा। सर ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये प्रॉब्लम हमारी अपनी क्रिएट की हुई है। ये रीन्यूएबल एनर्जी की स्कीम है जी। आप अपने कारोबार के ऊपर कोई सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, बिजली बहुत महंगी हो गई है, जून में बिल आना लग समझ जानी है इंशाल्लाह, वो आपको पता ही है। आपको पता है गैपको भी वो प्राइवेट करने जा रहे हैं, तो जो जो गैपको के अंडर आएगा उसको भी लग समझ जाएगी। तो